चलो यस, तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन, राइट। फाइनली छेल्ला टॉपिक यूनिट 3 एंड 4 लास्ट सेमिस्टर हास सर પછી ग्रेजुएशन संपल। बहुत मेहनत लगी है सर ये ग्रेजुएशन की डिग्री को हासिल करने में, घर बैठे बैठे मेहनत लगी थी सर काफी, मतलब ऑनलाइन में ज्यादा मेहनत लगी थी। इंटरनेट ना इश्यू आया था सर, फटाफट सर स्क्रीन शेरिंग करूं, लाइट जती रही थी, स्क्रीन शेरिंग करવું પડતું હતું સર, ગૂગલ માં આન્સર નતા મળતા, સર લોકો જવાબ નતા આપતા આન્સર ના, बहुत सर બધા कठिनाइयों के बाद हम जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, और आशीर्वाद रहे तो सर हमारा ये आगे अभी जो लास्ट एक एग्जाम बाकी है वो भी फटाफट खत्म हो जाएगा। बराबर सर आ वक्त गूगल ना કર્યો તમારામાં ઓછા આયા માર્ક્स। बराबर यस। अब अगर मतलब यही चाहते हैं कि सर दुनिया नॉर्मल हो जाए उससे पहले सर हमारा ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है ना। हम दुनिया तो चाहते हैं नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारी एग्जाम उससे पहले हो जाए। बराबर, कहीं ऑफलाइन बुला लिया लास्ट में तो सर थप्पो થઈ જશે सर, है ना। सब नॉलेज बिखर जाएगा, सब नॉलेज बिखर जाएगा हमारा, राइट। चलो, तो यूनिट 3 एंड 4 में अगेन कुछ नए टॉपिक्स है हमारे पास। तो आपके पास अगर पैम्पलेट नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट आप अपने इंडिविजुअल ब्रांच के सुपरवाइजर को फोन करके टाइमिंग कंफर्म करके जरा आप अपना पैम्पलेट जो है वो कलेक्ट कर लो, ताकि चीजें आपको जो है वो और इजी रहेगी, आसान रहेगा, आपके पास मटेरियल होगा। तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 मंडे को शेयर किया था, तो कुछ लोगों ने अगर देखा होगा वो, तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा, मतलब मेजॉरिटी ने जो नहीं देखा होगा, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी चीजों को समझने के लिए। बराबर है, वीडियो लेक्चर का यही मेन फायदा है कि जूम लेक्चर्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, आप ज्यादा इंटरेक्शन कर पाओगे, क्योंकि आपने कोई चीज ऑलरेडी देखी है, पढ़ी है, सुनी है, राइट। तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि जिनका पेंडिंग हो वो वीडियो लेक्चर जो है वो देखना खत्म करे। और अब तो हमने ऑब्वियसली ये भी एनालिसिस कर लिया है कि पहले ये वीडियो लेक्चर्स के जो देखा था आपने, नंबर ऑफ जो टाइम लिमिट था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन वी अंडरस्टूड, वी स्टडीड द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट कि भाई ये 50 मिनट्स 1 आवर के लेक्चर शेयर करना डिफिकल्ट है, थियरी में खास करके। तो अब आपने देखा होगा तो 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स शॉर्ट वीडियोस ही रहते हैं। तो पूरे हफ्ते में थियरी का अगर मान लो एक सब्जेक्ट का आपको खाली 30 मिनट्स का एक लेक्चर देखना हो, तो दैट इज मोर इजी, मोर कंफर्टेबल टू यू। बराबर है, तो थोड़ा टाइम निकाल के आज के दिन में अगर जिनका पेंडिंग हो देख लो एक बार, कुछ नई चीजें आप जो है वो पढ़ लोगे। बराबर, चलो तो डिस्कस करते हैं जो वीडियो लेक्चर नंबर 1 में था और हमारे पैम्पलेट में स्टार्टिंग के टॉपिक्स में। अगेन थोड़ा जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि मार्केटिंग रिसर्च का जो लास्ट टॉपिक है वो अगेन स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, राइट। तो जिनकी लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स से नहीं है वो कृपया यात्री ध्यान दे, मेहनत ज्यादा करे। स्टैटिस्टिक्स, अच्छा अगर आपको पूछ लिया व्हाट इज स्टैट्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, टीवाई बीकॉम कॉमर्स के महारथी, कॉमर्स खत्म होने वाला है, 10 के किसी बच्चों ने आपके आजू बाजू सोसाइटी में रहते हैं और आपको पूछ लिया भैया भैया आ कॉमर्स में स्टेट्स एटले, तो क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? सौम्या जी, सौम्या जी सुन रहे हैं, सुन रहे हो, बोल रहा हूं मैं। सौम्या एकदम आराम से धीरे से अनम्यूट कर रहा है कि रुको सोच लो पहले, है ना, કે દિમાગ લગાય, આમ ધીરેથી આવે છે, પહેલા વિચારે છે પછી આમ ધીરેથી અનમ્યુટ કરે છે। હા સૌમ્ય? Sir, numerical representation of data. न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आय हाय लाया, बाकी लाया। चलो भाई मेरे को तो पता चल गया, लेकिन वो बेचारा मैंगो पीपल, आम जनता, इतना गलुड़िया 10th स्टैंडर्ड वाला, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा लैंग्वेज, मतलब तुमने जो बोला वो परफेक्ट, बट दैट इज फॉर अ हायर लेवल पीपल, राइट। तो जो बोला वो सही है, लेकिन और थोड़ा बेसिक लेवल की कुछ इंफॉर्मेशन। चलो किसी और को पकड़ते हैं। नेत्रा, नेत्रा को हम लोग कैमरा ऑन करने को बोलते हैं। नेत्रा जी,
किधर गए तुम नेत्रा? हाँ सर। हाँ नेत्रा, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, एनालाइजिंग ऑफ नंबर्स के लिए मैंने खबर पड़े डेटा जोड़ने। एनालाइजिंग द नंबर्स। ओके ठीक है। परिधि, स्टैटिस्टिक्स। કોઈ પણ જે પણ જો બધાના આન્સર તે સાંભળી લીધા, લેવલ જોઈ લીધું તે, તો ટેન્શન નહીં લેવાનું. આવા દો. सर डेटा क्या, कोई भी डेटा को फॉर्म में बताना, यही तो है. डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में बताना. हाँ, तो डेटा तो न्यूमेरिक फॉर्म में, टेबल फॉर्म ना, डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है. डेटा और कौन से फॉर्म में होता है? सोच लो आते हैं. So pie charts, bar diagrams. ओके अच्छा ईशान कहीं बोलियो. यस ईशान, फरीदी रिपीट कर. डेटा टेबल फॉर्म में बतावा, टेबल में એ બતાવવાના એટલે ન્યુમેરિક્સ હોય, ડિવિઝન ડિવાઇડ કરવાના. परफेक्ट ठीक है. देखो स्वामी आपने जो बोला था वो सही था. अब देखो किस तरीके से एकदम रूटीन लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, जहां पे थोड़ा डेफिनेशन बचपन वाला भी लेके आते हैं. टू कलेक्ट द डेटा एंड प्रेजेंट इन सच अ फॉर्म दैट इट इज इजीली रीडेबल एंड इवेल्युएट बाय अ लेमैन पर्सन. बराबर. स्टैट्स मतलब कुछ डेटा कलेक्ट करो और उसको ऐसा प्रेजेंट करो कि एक अनजान आदमी भी उस टेबल को देखकर एनालिसिस और इवैल्यूएशन कर सके. बराबर. जैसे कि आज के सिनेरियो में अगर आपने देखा हो तो ऑब्वियसली कोरोना के केसेस यही है रूटीन में, तो इट कैन इजीली कनेक्ट. अच्छा आपने देखा अभी आज के पेपर में आया कि केसेस में डाउनफॉल हुआ. देखा आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो न्यूज में या पेपर में या कहीं ચાલે છે सर वन रैपिड टेस्ट में कीटर नहीं तो પછી डाउनफॉल જ થશે ને. अच्छा ये मैं यही चाहता हूँ कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आए. करो प्लीज, आई एम रेडी. हाँ मानव શું કહે છે બોલ. રેપિડ ટેસ્ટ જ્યારે કરવા જઈએ ગવર્નમેન્ટ પાસે કોર્પોરેશન માં, ત્યાં એ લોકો પાસે કીટ જ નહીં હોતી. એ લોકો પાસે કીટ છે જ નહીં અત્યારે એવું. હા એટલે ઓછી આવે છે, લિમિટેડ આવે છે. તો બસ દિવસના આટલા જ કીટ હશે ને એની માં જ એ કરવાનું. બરાબર છે. ઓકે એટલે પછી કેસ ઓછા જ થાય ને. पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड. हमारे लॉयर जो है मानव जी आए हैं. એક તો વેક્સિન નો સ્લોટ નહીં મળતા તો એની. અને સર હા એ પાછું બી છે બીજું વેક્સિન. ડેટા પણ બરાબર પ્રિસ્ક્રાઇબ નથી, બધા ખોટા ડેટા મેનિપ્યુલેટ કરે છે સર બહુ ડેટા લોકો. સાચા ડેટા નથી બહાર આપી રહ્યા. चलो एक तो ये भी चीज बहुत बड़ी फैक्ट डेटा आपको पता ही है. हॉस्पिटल्स का है. डेटा हॉस्पिटल्स का दे रहे हैं, होम क्वारंटाइन जो हो रहे हैं उनका तो दिया ही नहीं है. परफेक्ट. ये भी तो बोल सकते हैं ना यस कि जो मतलब एक्चुअल जो हॉस्पिटलाइज है उनका शायद काउंटिंग हो रहा है, जो होम क्वारंटाइन उसका काउंटिंग शायद नहीं किया है. तो ये भी तो एक डेटा गलत हो रहा है हमारे पास जो पहुंच रहा है. राइट. सर टेस्ट कम कर दिया है इसलिए ही कम निकल रहा है. अच्छा फिर एक और चीज बताओ, मैं आपको आता हूँ, मैं इसी के ऊपर आता हूँ, लेकिन एक अचानक याद आ गया है. आपको अगर ये सुना होगा आपने, पता है कि अभी वैक्सीनेशन जो हो रही है, कितने लोग ने वैक्सीन ले ली? ટાડા! સ્લોટ જ નહીં મળતો સર છેલ્લા 5 Sir, દિવસથી slot જ- રેગ્યુલર ચેક કરો. Exactly. જલ્દી book થઈ જાય. સર એની માટે બધા તાકીને full. લેવું પડે એમ, એકદમ તાકીને. સર 1.2 બેસી રહેવું મિનિટમાં સ્લોટ ફૂલ થઈ બેસી જાય છે. રહેવું પડે છે. अच्छा जिन्होंने कर refresh लिया, કર્યા કરવાનું. यस एक मिनट मेरे पास कुछ बहुत सारे देखो जो बच्चे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है कि सर स्लॉट नहीं मरतू. तो वी वांट टू शेयर देम द इंफॉर्मेशन. जिन्होंने ऑलरेडी मतलब ये स्लॉट बुक करके करवाया है, तो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हो कि कौन से टाइम पे आपने बुक किया था, क्या था. સર એનીવે કેવું છે કે હાફ અવર માં ખાલી બે સ્લોટ ખુલે છે, કે બે સેન્ટર ખુલે છે. મેં નોટિસ કર્યું એક બે દિવસથી. ના સર આવે છે હા. સ્લોટ્સ. મને 99 સ્લોટ્સ જેવા આયા હતા જ્યારે મને મળ્યું હતું ત્યારે. હું રાતના 10 વાગ્યાની બેઠી હતી. 12 વાગ્યા અરાઉન્ડ છેક ભાપોદ બાજુ કસેક મળ્યું હતું, સમવેર બહુ જ દૂર, ખબર નહીં. પછી એ તો મેં લઈ લીધું. પછી સવારે 6:30 ના એક ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો કે અહીંયા ઇસ્કોન ટેમ્પલ નજીક અમને મળે છે, 99 સ્લોટ્સ આયા છે, તો તું જોઈ લે. તો ત્યારે સવારે 6:30 માં ના, એટલે એવિયા પણ પોતે ક્યારની બેઠી હશે શું ખબર. એટલે બહુ વિયર્ડ ટાઈમે મળી જાય છે આપણને.
કે Right. ફોન લઈને બેસી અને રહેવું સર પડે. 1-2 વાંધો નહીં, 6 મિનિટમાં સાડા આખા 6 સ્લોટ બેસી ફૂલ થઈ જાય છે. સર આનું સેકન્ડ્સ almost અને એક મિનિટ્સમાં મિનિટ, થઈ સમજો ને મલ્ટિપલ વેબસાઇટ્સ અત્યારે ચાલી રહી છે માર્કેટમાં. સર ત્રણ જ ટેલિગ્રામ છે, પર છે ત્રણ. સર ટેલિગ્રામ પર એક ટેલિગ્રામ group પર છે. એક ગ્રુપ છે એની અંદર એમાંથી બી સવારે મળે. છે ને ઓલમોસ્ટ 4:30 5:30 નો અપડેટ આવે છે એટલે 4:30 5 વાગે બેસવું પડે સવારના તો થાય અને એક સાથે છે ને ઓલમોસ્ટ 90 ઓફ સ્લોટ્સ આવતા જ હોય છે 80 સ્લોટ્સ 99 એમાં સ્લોટ્સ પર થઈ એરિયા જાય છે ટેલિગ્રામ એમાં ટેલિગ્રામ ગ્રુપ પર જો તરત અને મોસ્ટલી સવારે 4:30 5 વાગે અપડેટ આવે છે टेलीग्राम ग्रुप पर। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया, ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, समझना सब लोग। मतलब कुछ लोग जो आजू बाजू जो भटक रहे हैं कि सर आ तो मारा कामનું નથી, બેટા આ આપણા કામનું સૌથી મેઇન વસ્તુ છે। અત્યારે તો માર્કેટમાં જો ને આ તો જડીબુટી છે ભાઈ, હવે હનુમાનજી છે ને કે જે લઈને જઈને લઈ આવે, બરાબર? આપણા પાસે આપણે જાતે જ બધા હનુમાન બનવાનું છે ને, એ બી ઓનલાઈન હનુમાન, બરાબર છે? એટલે આ જેટલી ઇન્ફોર્મેશન મળશે ને એટલું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, क्योंकि यस ऐसा हो रहा है, स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा, मार्केट में मल्टीपल वेबसाइट्स फरे છે, ખબર જ નહીં પડતી। અમુક લોકો જે છે તે આરોગ્ય સેતુમાંથી બુક કરાવે છે, ખબર છે? આરોગ્ય સેતુમાંથી પણ થાય છે। પણ સર એટ ધી સર એન્ડ એક કોવિન પર વેબસાઇટ જ છે ને બે આવી જતી। એપ્લિકેશન કોવિન પર જ છે। હા बराबर, तो आपको सबसे पहले तो क्यों क्या हो रहा है, मेजोरिटी सबको प्रॉब्लम है ना, नॉलेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये खबर જ નહીં પડતી યાર કે કઈ જવાનું। અમુક વાર તમે એવી વેબસાઇટ પર જતા રહેશો ને, તમે બધું ઇન્ફોર્મેશન નાખશો, સબમિટ કરશો, સબમિટ જ નહીં થાય, કેમ કે વેબસાઇટ જ ખોટી છે। समझ में आ रहा है? तो सी कलेक्टिंग द डेटा, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मार्केटिंग रिसर्च पढ़ रहे हम लोग, तो आज हमें ही अगर नहीं पता होगा कि सर मारे સૌથી પહેલા જવાનું ક્યાં, કયો डेटा मारे कलेक्ट करवानो, क्या जवानो, सोर्स, रिलायबल सोर्स कौन सा है, वो तो सबसे पहले जान लेना हम सब लोग, बराबर? तो जिन जिन लोगों ने मतलब करवा लिया है, बराबर है, तो आप है ना अपना वर्ड ऑफ माउथ मैक्सिमम स्प्रेड करो, राइट? दैट इज एन रिक्वेस्ट, शेयर द वर्ड ऑफ माउथ टू द मैक्सिमम पीपल कि कौन सा एक पर्टिकुलर वेबसाइट, कौन सा एक एप्लीकेशन, कौन सा एक टाइम जोन, कौन सा वो स्लॉट का लोकेशन, शेयर इट टू द मैक्सिमम। ये सबसे पहले हम कर सकते हैं, बराबर? फिर અમને પણ પછી સેકન્ડ સ્લોટ માં એ લોચા જ પડવાના છે। ફર્સ્ટ સ્લોટ તો મળી ગયો પણ સેકન્ડ સ્લોટ માં લોચા જ છે પાછા। मतलब नसीब के फर्स्ट स्लॉट भी થઈ ગયું, एटलीस्ट नसीब कि आपको फर्स्ट डोज मिल गया है, क्योंकि अभी तो सिनेरियो क्या है पता है आपको, गांव में तो अभी चालू नहीं हुआ है, गांव में तो अभी चालू नहीं हुआ है, और वैक्सीनेशन का आपको पता ही है कि भाई सप्लाई उसका लिमिटेड ही है, और सामने अपना पॉपुलेशन तो देखो, बराबर? एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब गवर्नमेंट ये बताती है कि भाई रोज इतने मर गए, तो ये भी तो बताओ रोज कितना पैदा हुए, खबर पड़े छे? मतलब सी मेरा इवेल्युएशन एक अलग लेवल पे जा रहा है। આજે તમે એવું કહો કે 4000 મરી ગયા, બરાબર? અલા પણ 40000 पैदा થાય એ નહીં જોવાનું, समझ में आ रहा है डेटा? फिर मेरे को एक और चीज ये भी नहीं समझ में आती है, जब आप ये दिखाते हो कि 4 लाख केस हो गए, 4 लाख केस, बराबर? लेकिन इस पे तो फोकस रिकॉर्ड વધારે, हाँ, लेकिन उस पे तो फोकस ही नहीं है कि रिकवरी रेट 99% हो गया है। एज सर एज, वो तो सबसे मेन है ना, 99% रिकवरी। मतलब हमने बचपन में जो धूल खाई थी, मिट्टी खाई थी, जो चौक खाए थे, कितना काम का है वो। दूसरे देश में ये नहीं था रिकवरी रेट, अपने देश में हाईएस्ट मैक्सिमम रिकॉर्ड बनाया उसमें भी 99%। तो मरी गया એટલે એ તો અમે મરી ગયા એનો કની સૌથી પહેલા એજ તો જુઓ, वो भी तो देखने का ना कि ऑलरेडी मतलब अपने यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 हजार रोज नहीं मरते थे, 10-10 हजार से ज्यादा मरते थे, खाली उतना था कि मीडिया में हाईलाइट नहीं होता था। और अभी तो हम सबके अंदर ऑब्वियसली वायरस तो होंगे ही, लेकिन हम सबके अंदर शायद लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी ऐसी है, नहीं तो आज अपने अंदर भी तो होगा ही ना, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में है। तो समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन अपने यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ अगर कोई आपको लेके जाएगा ना, तो आपकी थिंकिंग नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। ये सबसे मेन है डेटा का इवैल्यूएशन में। आपको लोग हाईलाइट करेंगे, ओह केस वधी गया, केस वधी गया, केस वधी गया, तो घबराहट और बढ़ जाएगी। लेकिन सामने मेरे सोसाइटी में पता है दर एक अठवाडिये केस आवे छे, मतलब ऐसा समझ लो मेरी सोसाइटी में एक अंदर जाता है तो दूसरा बाहर आता है, એવું સાયકલ ચાલે છે। एक टावर में एक जन बाहर आवे तो बीजा टावर में पेला भाई अंदर जता रहे, होम क्वारंटाइन। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है पता है, पिछले 15 दिन से एक भी केस नहीं आया, और जिनको पिछले मतलब इतने टाइम से जो केसेस थे
वापस अब नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे, मतलब कुछ टेंशन नहीं। हाँ 14 दिन उनको घर पे रहना पड़ा, बाकी ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा ने एम्बुलेंस आई गई, એવું કશું નથી भाई, समझ में आ रहा है। हाँ बीमारी हो गई, लेकिन ये क्या एक पॉजिटिव चीज कि भाई हमारे सोसाइटी में केस आ रहे हैं लेकिन कुछ हादसे नहीं हो रहे। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से एस्पेक्ट की तरफ देखने का, वो केस की तरफ या हादसे की तरफ। मैं तो भाई खाली केस की तरफ भी देखूंगा कि भाई कोई ना कहीं थતું નથી ને भाई, रिकवरी है, लड़ने की ताकत है ना सब में, और उनकी उम्र इतनी है तो अपनी तो उससे कम ही है, अपने तो बच ही जाएंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट, डेटा को कैसे आप इवेल्युएट करते हो, ये बहुत जबरा माइंड गेम्स है, बराबर। और आपको पता होगा शायद मार्केट में सिनेरियो में ऐसा है कि जितने लोग जो नंबर ऑफ, ये पहले भी बहुत बार मार्केट में हाईलाइट हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन एक्सीडेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ पीपल इन कोरोना। ये फैक्ट है, पता है आपको ऐसा? नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन एक्सीडेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन दिस कोरोना। क्योंकि अभी क्या हो गया पता है, मास्क પહેરવાનું बट हेलमेट नहीं પહેરવાનું, पता चल रहा है? तो इससे तो रिस्क फैक्टर और बढ़ गया। पहले आपने हेलमेट पहना था तो મોઢું તો ઢંકાઈ જ ગયું હતું, માસ્ક પહેરવાની भी જરૂર नहीं। હવે તો લોકોને તમે ફ્રી લિબર્ટી આપી દીધી, માસ્ક પહેરો ભાઈ, હેલ્મેટ નહીં, હાસ માટલું મૂકી દીધું साइड पर, पता चल रहा है? तो ये मतलब बहुत सारी चीजें, एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल इवैल्यूएशन आप कर सकते हो। यही तो काम है ना मार्केटिंग रिसर्च का, आप कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। પણ અત્યારે મીડિયા તો આપણા બિચારા કેટલા ડાયા બિચારા આપણા સીએમ છે વિજયભાઈ રૂપાણી, મેકડોનલ્ડ્સ, ન પપ્પુ, फाइव फ्रेंची, पूरा मीडिया डाइवर्ट हो गया, भाड़ में गया कोरोना, भाड़ में गया ये ऑक्सीजन सिलेंडर, भाड़ में गया वेंटिलेटर। આપણે फाइव फ्रेंची ने बोलाવો भाई, माइंड फ्रेश થઈ જાય, मूड આપણું एकदम एंटरटेनिंग થઈ જાય। कैसा मीडिया तो देखो तुम, रातों रात मतलब जो है माइंड डाइवर्ट कर दिया किसी का भी, है कि नहीं? सब मीडिया के ऊपर ही है, બધું મીડિયાનો गेम છે આખો जोरदार। एक दिन में सब अच्छा, एक दिन में सब बुरा, एक दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज, दूसरे दिन में બધું नॉर्मल થઈ ગયું, सप्लाई વધી ગયું, બેડ્સ ની પણ કમી નથી। समझ में आ रहा है? जबरदस्त गेम प्लान्स मार्केट में घूम रहे हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने तो इसका जो फायदा उठाया है। हाँ, जेठालाल में आप देख ही रहे हो, तारक मेहता में આવે છે ને એપિસોડ માં અત્યારે एक तो चाले છે બધું। लेकिन एक चीज मैंने बहुत मस्त नोटिस कर ली, जो आपने भी शायद नोटिस की होगी, आजकल के जो भी मतलब ये टीवी सीरियल्स जो चल रहे हैं, बराबर, अभी आपको पता है कि मुंबई तो ऑलमोस्ट टोटल लॉकडाउन जैसा ही है, और उनका तो डेट और एक्सटेंड कर दिया, बराबर है। तो ये टीवी सीरियल्स वाले क्या कर रहे हैं पता है, देखा आपने? रिसोर्ट्स में जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। जे जुओ तो तारक मेहता देख लो आप, फिर ये अनुपमा આવે છે, આ હેતને બહુ અનુપમાથી લગાવ થઈ ગયો છે, થઈ જશે હેત, અનુપમા બીમાર જે છે રિકવરી થઈ જશે। એને કઈ બીમારી હતી હેત? ટ્યુમર ના, ટ્યુમર છે, ટ્યુમર જો મારા સુધી ઇન્ફોર્મેશન આવી ગઈ છે, બરાબર? તારક મહેતા જોઈએ છે અત્યાર સુધી છોકરીઓ સિરિયલ જોતી હતી, હવે તો છોકરીઓ કરતા છોકરાઓ આન્સર વધારે આપે છે। ઘરમાં મમ્મી લોકો છોકરાઓને કેવું કે બધું, છોકરાઓને અત્યાર સુધી મમ્મીએ બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે। છોકરાઓને સિરિયલ હવે કેવું જોવાની જરૂર વધારે છે, કેમ કે અત્યાર સુધી પેલા મમ્મીએ શું ખોળામાં રાખ્યા, બરાબર, તો વાંધો નતો આવતો, મમ્માસ બોય। હા, પણ હવે બીજા કોઈના ખોળામાં જવાનું ને તો એ સામેવાળી પાર્ટી છે કેવું હોય, જરૂર ના હોય તો મૂકી દે, નીચે મૂકી દે। આ મમ્મીને તો કેવું જરૂર હોય કે ના હોય, ખોળામાં લઈને તમે હસો કે રડો એ નીચે ના મૂકે, પણ પેલું બીજું જે નવું આવે ને તે બહુ મગજમારી થાય ને તો નીચે મૂકી દે, જા તાર જે કરવું હોય તે કર। તો એમાં પછી પેલું જે નાનું ગલડું છે ને ગભરાઈ જાય કે હવે મારે શું કરવાનું, એટલે આવી બધી સિરિયલ જોઈ હોય ને તો કામ લાગે, બરાબર ને હેત? બરાબર, આ પણ એક રિસર્ચ છે, રિસર્ચ जनरल लेवल की बात तो चाले અત્યારે, बराबर। तो यस, ये भी एक चीज देखो, किसी ने एनालाइज किया, बिजनेसमैन ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, कि भाई धंधा अफेक्ट हो रहा है, भाई सीरियल कितने टाइम बंद रखे, पुराने एपिसोड कितनी बार दिखाए, बराबर। तो कुछ टाइम तो ब्रेक आया था, 2-2 हफ्ते के लिए जूना एपिसोड बताता था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं भाई
कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा रिसोर्ट है जहाँ पे परमिशन मिल सकती है। मिनिमम एक्टर एक्ट्रेस को बुलाओ, छोटी सी एक टीम रहेगी, शूटिंग करो, एक टॉपिक उठाओ, ત્યાં शूटिंग चाले खाली, है कि नहीं। सी दिस इज ऑल्सो रिसर्च। कुछ लोग हैं जो अपना सीरियल बंद कर दिया, धंधा बंद कर दिया, और कुछ लोग हैं जो अभी भी मतलब ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। इसी को तो बोलते हैं ना प्योर रिसर्च, बराबर है। जो मतलब नहीं इस टाइम का भी जो बेनिफिट उठा रहा है। और इसमें तो क्या होगा पता है, अब रिसोर्ट वाले का धंधा तो ऑलरेडी जो है वो ऑब्वियसली डाउन है, और उसके पास आप जाओगे, अप्रोच करोगे तो आपको और सस्ते में देगा। तो आपको कितना सस्ते में आपकी कोई चीज जो है वो पूरी हो जाएगी, पता चल रहा है। मतलब ये बोल सकते सिचुएशन किसी के लिए तो कर्स नहीं है, ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स। લોકો માટે બ્લેસિંગ થઈ ગયું કે સસ્તા સસ્તામાં બધું ધંધો થઈ જાય છે। कितने कम पैसे में शूटिंग हो गया, कम पैसे में ये एक्टर एक्ट्रेस ने पैसा अर्धा આપવાના, पैसा नहीं આપવાना। प्रोड्यूसर का तो भाई चांदी चांदी हो गया ना उसको। तो समझ में आ रहा है, बराबर। तो ये सब ओवरऑल जनरल लेवल पे कुछ बातें हैं। अब हम आते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स पहले समझना जरूरी था, इसलिए हम ये सब डिस्कस करें कि डेटा एनालिसिस किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, किस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं और उसका एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, बराबर। चलो तो इसमें जाते एक एक करके स्टैटिस्टिक्स के टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो पहला पॉपुलेशन, पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये पॉपुलेशन आपको पता ही होगा। पॉपुलेशन इज व्हाट, टू गैदर एलिमेंट, एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट्स, बराबर। अब जैसे कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 40 प्लस जो पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे अपने पॉपुलेशन, बराबर। लेकिन आप देख रहे हो कि जब भी मतलब मैं कोई एक टॉपिक बता रहा हूं तो मैं हर एक एक को नहीं पूछूंगा। एक एक को पूछने जाऊंगा तो ऑब्वियसली एक टॉपिक ही डिस्कस हो पाएगा, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस ही नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किसके कैमरा ऑन है, कौन ज्यादा अटेंटिव है, कौन ज्यादा मेरे को अच्छे से जो है आंसर दे पाएगा, तो उसको हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी पहले दे रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल। जो आप सब लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट। जैसा अभी कुछ चर्चाएं चल रही थी तो कुछ लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए। तो दैट वाज व्हाट, अ थिंग, अ थॉट व्हिच वाज शेयर्ड बाय अ सैंपल who become the representative of this 40 plus participants, बराबर। लेकिन अगर मैं हर एक को पूछूं कि भाई मानव तुम्हारा थॉट क्या है, भाई वैष्णवी तुम्हारा थॉट क्या है, भाई खुशहाली तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नवांग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब 40 के 40 बच्चों को अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसस। पता चला, सेंसस। मतलब जब आप हर एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन के एलिमेंट को सवाल पूछते हो, उसका सर्वे करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसस। सेंसस सर्वे। और स्टैंडर्ड एग्जांपल तो आपको पता ही है, जनगण योजना। जनगण योजना पॉपुलेशन का काउंटिंग, जिसमें ऑब्वियसली आप किसी को भी छोड़ सकते नहीं हो, चुन चुन के गिनेंगे सबको, बराबर। लेकिन अगर मैं ये 40 में से खाली 4 बच्चों को सवाल करूं तो वो 4 क्या हो जाएगा, सैंपल सर्वे। डन, समझ में आ गया, इतना सिंपल है। पॉपुलेशन, सेंसस और सैंपल, 3 चीजें मैंने बताई आपको। पॉपुलेशन, एग्रीगेट टोटल एलिमेंट, सेंसस, इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन, किसी को भी छोड़ने का नहीं, 40 के 40। लेकिन सैंपल, सैंपल दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, बराबर है। अब लेकिन सवाल ये आएगा, सर हम ये जो सैंपल उठाएंगे उसका कोई बेस तो होना चाहिए ना, बेस। ये जो मैं 4 यहाँ पे जो सिलेक्ट करूंगा उसका कोई बेस तो होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सैंपल सिलेक्ट करने के क्या होते हैं, कुछ मेथड्स। सैंपल सिलेक्ट करने के कुछ होते हैं मेथड्स, या तो जिसको हम बोलते हैं टेक्निक्स, बराबर। तो 2 मेन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं टेक्निक्स को, एक नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक और प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, बराबर है। अब आप जरा दिमाग थोड़ा लगा के आराम से जवाब देना कि कब हम
नॉन प्रोबेबिलिटी वाली मेथड इस्तेमाल करेंगे और कब प्रोबेबिलिटी वाली मेथड इस्तेमाल करेंगे? कुछ आइडियाज है आपको कि एज अ रिसर्चर मैं नॉन प्रोबेबिलिटी, अब नॉन प्रोबेबिलिटी तो आपको पता चलता है ना, जिसमें ऑब्वियसली कोई स्टैटिस्टिकल गेम्स नहीं है, कैलकुलेटिव गेम्स नहीं होंगे, और प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली न्यूमेरिक, नंबर, स्टैट्स, डेटा, वो सब होगा। तो मैं आपको बताऊं ऐसा, जब आपको डेटा, जब आपको एनालिसिस एकदम एक्यूरेट चाहिए, एकदम एक्यूरेट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो कौन सी मेथड? प्रोबेबिलिटी वाली मेथड, बराबर। लेकिन जब आपको चले, नहीं बोलते मेजॉरिटी विंस, थोड़ा बायसनेस चल जाएगा, तो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। समझ में आ रहा है? फुल एक्यूरेसी चाहिए, एक भी चीज छूटी नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी तो चलेगा, मेजॉरिटी चलेगा, मेजर पोर्शन चलेगा, तो भाई नॉन प्रोबेबिलिटी, बराबर। देखिए हम कौन कौन सी मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में, बराबर। चलो मैं बताता हूं आपको नॉन प्रोबेबिलिटी में पहला कौन सा है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग। क्या है? कन्वीनियंट सैंपलिंग। कोई बता पाएगा इसके एक एग्जांपल? कन्वीनियंट सैंपलिंग में क्या होता है? ये वर्ड क्या है? कन्वीनियंट क्या है वर्ड? चलो सिद्धार्थ, ये वर्ड कन्वीनियंट का मतलब क्या? कन्वीनियंट का मतलब? सर कांट एक्सप्लेन सर। क्यों? कन्वीनियंट का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए ना, क्यों नहीं? जानवी, कन्वीनियंट नो मतलब? આપણા પ્રમાણે આપણા પ્રમાણે मतलब बोल सकते कंफर्ट, आवर ओन कंफर्ट जोन, बराबर है। तो इसका कोई एग्जांपल है किसी के पास जहां पे हम हमारे Yes, sir. कंफर्ट के हिसाब से हम सैंपल उठाते हैं? हाँ मानो। સર મોબાઈલ લઈ લો, બેટરી છે, કેમેરા છે, તો આપણે કમ્ફર્ટ નું જોઈએ કે બેટરી લાઈફ વધારે હોવી જોઈએ, परफेक्ट, कैमरा क्लियर होना चाहिए। ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, सही है। आप अपना फोन जो सिलेक्ट करते हो, बराबर, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? योर कंफर्ट जोन। कि भाई मेरे ने, अब फॉर एग्जांपल मैं ज्यादातर फोन वही प्रीफर करता हूं जो है ना पॉकेट में आ जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। खाली खाली आज एक है, बीयू कहीं नहीं बोलो, कंफर्ट। क्योंकि है ना, जो बड़ी स्क्रीन वाले जो फोन होते हैं, बड़ी साइज वाले, मोर देन 5 इंच वाले, आपने देखा होगा अर्धु पेलू डोक्यू છે ને મોબાઈલ નું બહાર હોય ખિસ્સા, આ જીન્સ પેન્ટ પહેરી હોય ને તો આમ છે આમ ડોક્યુ કરીને આમ બહાર જોતો ને એવું લાગે, और रिस्क फैक्टर भी उसमें ज्यादा है कि नहीं? कितनी बार तो कुछ पैंट में आते भी नहीं है, बोलो ऊपर ने या शर्ट ना पॉकेट में तो आवे नहीं, जिंदगी भर ना आवे। तो ये मेरा क्या है? कंफर्ट। अपने को भाई छोटा फोन चाहिए, और किसी के साथ एकदम लाइट वेट फोन चाहिए अपने को यार, बहुत हेवी नहीं चाहिए यार। चलो એવું લાગે કે 2 કિલો ના ડમ્બલ ઉચકીને ફરતા ને એવું લાગે। ऐसे भी फोन आते हैं मार्केट में, है कि नहीं? तो सबका अपना अपना एक कंफर्ट जोन है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप सोचना हो। अब जैसे कि मान लो ऑफलाइन लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर्स, उन दिनों की बात, बीड़े के जमाने वाली बात, बराबर। मान लो एक टॉपिक पढ़ा है आपको क्लास में, बराबर, मान लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स का कोई टॉपिक है, बराबर, स्टैटिस्टिक्स। फिर बाद में वो टॉपिक समझाने के बाद एक सम सर ने सॉल्व किया बोर्ड पे, फिर दूसरा सम है ना सर ने खाली क्वेश्चन लिख दिया, फिर सर चाहते थे कि किसी को बोर्ड पे बुलाए और वो सॉल्व करे। तो यहाँ पे वो टीचर क्या करता है? वो टीचर क्या करता है पता है कितनी बार? मान लो कि फर्स्ट बेंच पे कॉर्नर पे जो बच्चा बैठा होता है, एकदम नजदीक है उसके, तो उसको मार कर दे, ले जा इन सॉल्व कर। तो उसके लिए क्या है? टीचर के लिए कंफर्टेबल कि वो फर्स्ट बेंच पे, वो कॉर्नर पे, ये ले बेटा जा, जाके सॉल्व कर, बराबर। ये उसका क्या हो गया? कंफर्ट। वो टीचर क्या बोलेगा? पहले छेल्ली बेंच સુધી કોણ જાય? પેલા ખૂણામાં પેલાને કઈ બોલાવવાનો? 4 જણે કોણી મારતો મારતો કૂદીને આવશે, રેવા દે यार। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए कंफर्ट क्या है? लो बेटा तुम आ जाओ। इसलिए तो ज्यादातर लोग जो है वो बाहर की साइड नहीं बैठते, अंदर खूणा में बैठे, क्योंकि उनको पता चल गया क्या टीचर છે ને આ ખૂણા વાળા લોકોને નહીં બોલાવતો બરાબર। बुक वुक चेक करवी હોય ને तो ये भी आपने देखा होगा, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा अभी 5 साल में। तो कुछ आपको सम सॉल्व करने के लिए दिया, लिखने के लिए दिया, પછી ટીચર જ્યારે નીકળે ને ચેકિંગ કરવા માટે,
आइडिया है आपको उन दिनों की बात? तो जो बाहर बैठा है ना एनी बुक्स ले बराबर जोए, पर પેલો તો ખૂણામાં બેઠો હોય ને આधे से आधा सर क्या करेंगे दूर થી જોઈ લે, हाँ કર્યું, हाँ ठीक છે રેવા दे, बराबर है। या तो फिर कुछ सर होते हैं जो क्या करेंगे सबका मटेरियल एक साथ इकट्ठा करेंगे પછી एक एक કરીને। तो सबका अपना अपना क्या है भाई कंफर्ट जोन, वो सैंपल उठाने का, बराबर है। तो ये क्या हो गया कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कंफर्ट के हिसाब से। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं है, यहाँ पे कोई जजमेंट, कोई स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला कुछ नहीं है, कितनी बार मूड के हिसाब से है ना, एनवायरमेंट के हिसाब से। चलो इसको बुला लिया, चलो उसको बुला, चल बेटा तू आई जा, समझ में आ रहा है? तो दैट इज जस्ट बोलते हैं एड हॉक, आड़े धड़। मतलब मैं कभी सोच के नहीं गया था कि क्लास में मैं किसको आज बुलाऊंगा वो सम सॉल्व करने के लिए। वहां मैं गया, मुझे लगा ले बेटा तू आ जा, ले बेटे तू आ जा भाई, समझ में आया? ये क्या हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। पहला ऑब्वियस इसमें कोई स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस। चलो सेकेंड में जाते, अच्छा एक और एग्जांपल इसमें पैम्पलेट में, चलो वो भी आपको डिस्कस कर ले। अब जैसे कि आप देख रहे हो आ मॉल में पेला बैंक वाला नहीं उभा रहता, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला, मॉल के वहां पे अंदर खड़े रहते, बाहर खड़े रहते, जो भी कबड्डी 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 रमवान चालू कर देता हमारे साथ। जैसे आप एंट्री मारते हो ना, सर 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 क्रेडिट कार्ड है ना, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI होते हैं ना ये सब लोग, याद है? बराबर। अब ये लोग जो है, ये लोग क्या मतलब लोगों की शकल देखकर आते हैं आपके पास, क्या मूडू हारू लागे એટલે પૂછી લો, જે બાટલી ઉતરી જાય એની પાસે જતો રહે। पर अब देखकर थोड़ी पता चलेगा, देखकर थोड़ी पता चलेगा। ये क्या बंदा पहुंच जाता है किसी के पास भी, जे नसीब भाई, है कि नहीं? तो ये क्या है भाई कन्वीनियंट उसके हिसाब से। अब जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो फीमेल अगर होगी, फीमेल कैंडिडेट, बराबर, तो वो क्या करेगी फीमेल्स को अप्रोच पहले करेगी। ऊंधू की दूसरा जो मैं यही तो चाहता था कि कुछ लोग बोले, मैं यही तो चाहता था कि सामने ऐसा रिप्लाई आए, बराबर। ऑपोजिट होता है थिंकिंग। आजे मने अगर फोन आवे, सर हेलो सर दिस इज राहुल फ्रॉम ICICI बैंक, रख रख, बराबर। लेकिन फिर अगर मुझे ऐसे बोले फीमेल हेलो એટલે તરત જ સાંભળશે, हाय सर दिस इज एलिशा फ्रॉम ICICI बैंक, कैन आई जस्ट हैव 2 minutes ऑफ योर्स। अरे 2 मिनट नहीं बेटा, मैं पूरा तुम्हारा ही हूं। बोलो क्या आવું છે મળવા, તું ઓફિસ માં આવી જા, પર્સનલી આપણે બધું મને સમજાવજો, મને ફોન પર નહીં ખબર પડે બેટા, હા ને મારી ઉંમર થઈ ગઈ છે, મને પર્સનલી આવીને સમજાવજે। सी द डिफरेंस, बराबर आવું છે भाई। तो वी नीड टू इवेल्युएट, समझ में आ रहा है? ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें है लेकिन मैटर करती है बेटा। जेंडर इवेल्युएशन, जेंडर थॉट्स, बराबर है सेम वे। लेकिन ऑब्वियस ऐसा बोलते हैं अगेन, मतलब अ फीमेल कैन इजीली कम्युनिकेट विद द मेल, अ फीमेल कैन इजीली कम्युनिकेट विद द फीमेल ऑल्सो, बराबर। बट मेल टू मेल तो भाई लफड़ा છે, મારામારી છે, ફેટાફેટ પકડી લે એકબીજાને। मेल टू मेल अनपोसाइबल, and sometimes to female and yes, and male to female can be done only if you are well trained, only if you are well trained, then that female will also listen to you, क्योंकि उसने आज तक किसी मर्द को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना। समझ में आ रहा है? बराबर। जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे उसको जब बात करते हो, दैट फीमेल वुड बी सरप्राइज कि भाई हाँ छे कोई मार्केट में भाई, समझ में आ रहा है? तो ये सब इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सैम्पलिंग के लिए, बराबर। तो ये इस तरीके से रैंडम बेस पे जो है वो आप कॉल कर रहे हैं। अगर आपके पास लिस्ट है कुछ कस्टमर की, तो आप ऐसा थोड़ी देखते हो आनु नाम नताशा छे, आ उचक से फोन, એવું ના હોય। રેન્ડમ બેસ પર ભાઈ નતાશા હોય, આશા હોય કે નિરાશા હોય, फोन करवा ज पड़े बधाने, बराबर। तो ये हो गया कन्वीनियंट के हिसाब से।
फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पहला 3 फोन करे પછી કોઈ સારો રિસ્પોન્સ ના આપે ને તો સીધું છે ને 30 નંબર પર જતા રહે. એવું કરે કે લા આ પહેલામાં મજા નહીં આવતી, પાછળથી ચાલુ કરીએ, તો લાસ્ટ નંબરથી ચાલુ કરે. तो इसमें कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आ तो आड़े धड़ भाई, પછી 30 પાછળથી ચાલુ કર્યું, રિસ્પોન્સ નહીં, વચ્ચેથી ચાલુ કરીએ. सर मैं तो ऐसा है, सब अपने कंफर्ट के हिसाब से कहीं से भी चालू कर देते हैं सर. खत्म तो करना है ना अपने को, मेरे को ही खत्म करने का है, तो आगे से चालू करे, पीछे से करे या बीच में से करे, अपने कंफर्ट के हिसाब से. थोड़ा अपने को चेंज लगता है कि हाँ कहीं नવું કર્યું. समझ में आ रहा है, ये चीज है. चलो फिर उसके बाद जाते हैं अपने दूसरा है जजमेंटल सैम्पलिंग. जजमेंट, હવે વર્ડ જ આવ્યો જોરદાર, જજમેન્ટ. ऑब्वियसली जजमेंट मतलब नॉलेज का इस्तेमाल, एक्सपर्ट ओपिनियन, बराबर. मतलब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए. कन्वीनियंट में बुद्धि नहीं, दिल, कंफर्ट. लेकिन जजमेंट में ऑब्वियसली योर एक्सपर्ट नॉलेज, योर एक्सपर्ट ओपिनियन, योर इंपॉर्टेंट थॉट्स, बराबर. बेस्ट एक एग्जांपल स्टैंडर्ड जो पैम्पलेट में दिया है, पहले वो मैं आपको समझा दूं. वो है एक लॉयर जो एक विटनेस को प्रेजेंट करता है कोर्ट रूम में. समझ में आया? आज वो लॉयर चाहे तो कितनों सारों को प्रेजेंट कर सकता है उस कोर्ट रूम में, लेकिन नहीं, वो क्या करता है, नहीं, सबूतों के तौर पर वो विटनेस, जो आई विटनेस हो, पहले वो ट्राई करता है कि वो बंदा है और वो सैंपल जो आया, वो सैंपल उस केस को पूरा रिप्रेजेंट करे, और वो लॉयर का केस क्या हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. देखे होंगे आपने ऐसे बहुत सारे मूवीज जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जस्ट बेस्ड ऑन दैट विटनेस, जो एकदम लास्ट मिनट पे आता है ना, एकदम लास्ट में एंट्री मारे. समझ में आ रहा है? तो वो विटनेस क्या हो गया, सैंपल, जो ऑब्वियसली उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. बट यहाँ पे लॉयर ने बुलाया बेस्ड ऑन व्हाट, सर्टेन कैलकुलेशंस, जजमेंट्स, फैक्ट एंड फिगर्स, उसके बेस पे उसको बुलाया है, बराबर. फिर मान लो एक बिल्डर है जिसको एक कंस्ट्रक्शन साइट खड़ी करनी है, तो वो क्या करता है, कुछ इंजीनियर्स को बुलाता है, सबको नहीं बुला लेता है, लेबरर्स आते बधाने बोलाई ना ले के चलो आई जाओ घेटा बकरानी जेम, नहीं, पहले कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाता है, 2-3 लोगों को बुलाएगा, उसको जगह दिखाएगा, प्लानर बताएगा, इंजीनियर जब चीजें सजेस्ट करेगा, ड्रॉ करके बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, वर्बल नॉन वर्बल, उसके बाद वो आगे बढ़ता है. समझ में आया? तो यहाँ पे आप जो सैंपल उठाते हो, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट जजमेंट. जैसे टीचर वाला ही अगर एक और एग्जांपल ले अपने क्लास में, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो लास्ट वीक एक टॉपिक का टेस्ट हुआ, वो क्लास में आने से पहले वो सर ने या मैडम ने सबके मार्क्स एक बार देख लिए, बराबर. फिर सर क्लास में गए और क्लास में जिस टॉपिक का टेस्ट हुआ था ना, उस टेस्ट के बारे में सर ने क्लास में जाके पूछा, अच्छा बताओ किसको ये टॉपिक नहीं आता है, जो लास्ट वीक हमने पढ़ा, हमने टेस्ट लिया, किसको वो टॉपिक अभी भी नहीं आता है? तो किसी ने हाथ ऊपर ही नहीं किया. तो अब वो सर ने क्या किया, जिसके है ना 20 में से 5 मार्क्स से कम आए थे ना, उन बच्चों को पहले पूछा. सर मैं रहा है, जिसके 20 में से 5 मार्क भी नहीं आए थे, उनको पहले पूछा कि बताओ बेटा आप, तो उनको नहीं आया वो. तो सर ने यहाँ पे जो जजमेंट लिया, दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट फैक्ट एंड फिगर्स, कि आना तो 2 જ मार्क आया છે, तो अपन हाथ ऊपर नहीं करतो कि सर નથી આવડતું, ફરીથી સમજાવો ને. आया आइडिया आपको, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वो जो टीचर का जजमेंट जो था, दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट फैक्ट एंड फिगर्स. रैंडम बेस पे नहीं बोला था कि चलो बेटा तुम उठ जाओ. वो सर को पता था कि इसने टेस्ट दिया है और इसको नहीं आता है अभी भी, तो सर का जजमेंट कैसा हुआ, परफेक्ट. डन. तो ये दूसरा हो गया अपना क्या, जजमेंट. तीसरा जाते हैं हम स्नोबॉल सैंपलिंग. स्नोबॉल, अच्छा स्नोबॉल में क्या होता है पता है आपको, स्वप्निल? हाँ सर. कभी ऐसा कुल्लू मनाली शिमला ऐसी जगह पे गए हो कभी?
हाँ सर गया तो हूँ पर स्नो अच्छा नहीं था। क्या क्या गए हो लेकिन स्नो तो नहीं था तब। स्नो ही नहीं था। क्या बात हाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत तुमने सही टाइम क्या पे करे गए। सर। क्या पता बर्फ ही सूख गया सर। चलो कोनो बात नहीं, चलो फिर भी आपको आइडिया तो आ ही जाएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसे पहाड़ों पे आप चले जाओ और ऊपर से कभी आपने ऐसा पत्थर फेंका हो, छोटा मोटा ऐसा पत्थर, ऐसा फेंकने का नहीं है, ऐसा रोलिंग करते हुए फेंकने का है, तो पत्थर पता है ऐसा घूमते 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 टॉम एंड जेरी। हाँ जो टॉम एंड जेरी, बराबर। हाँ वो सर। पत्थर धीरे धीरे ना बहुत बड़ा बन जाता है, तो ऐसा स्लैंटिंग होता है, वो ऊपर से गिरेगा डर करके, ऐसे कार्टून वार्टून में देखा हो, 2-3 लोग को लेके जाता है फिर वो नीचे, हाँ हाँ समझ रहा याद आया ऐसा। वो पत्थर बहुत बड़ा बन जाता है, पूरा एक स्नोबॉल बन जाता है। तो यहाँ पे स्नोबॉल का कंसेप्ट क्या है पता है, मतलब जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि यूविल में अगर वैकेंसी है, सुपरवाइजर्स की अगर वैकेंसी है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे एग्जिस्टिंग जो सुपरवाइजर है ना, जो कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बताओ, फिर वो आगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बताएं। मतलब हम लोग एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे डाले, न्यूज़पेपर में डाले, उससे अच्छा बेस्ट क्या है, ये रेफरेंस वाली मेथड, कि नहीं, हम 2 लोग को बताएंगे, वो आगे 2 लोग को बताएंगे, वो आगे 2 लोग को बताएंगे। जय हो, जय हो। 3 लोगों की मदद कर रहा हूँ। यस, वो 3 लोग वाली मदद वाला कंसेप्ट, मतलब इट गोज ऑन एंड ऑन इस तरीके से, बराबर। ये है स्नोबॉल सैंपलिंग, मतलब मैंने 2 लोग को बताया, वो 2 ने 4 को बताया, वो 4 ने आगे 8 को बताया, और ऐसा चलता रहेगा, बराबर। और चौथा एक नॉन प्रोबेबिलिटी में मेथड है, वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा 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 मतलब क्या, कोटा मतलब यहाँ पे इट इज फिक्स कैटेगरी। कोटा मतलब यहाँ पे फिक्स कैटेगरी। रिजर्वेशंस, वर्ड सुना होगा आपने, रिजर्वेशंस, बराबर है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे यहाँ पे जॉब पे रखना हो और मैं स्पेसिफाई कर दूं भाई ओनली मेल एंड एज 20 to 25, ओनली मेल एंड एज 20 to 25, तो ये क्या हो गया, कोटा सैंपलिंग, मतलब रिजर्वेशन। रेफरेंस मैंने बताया कि आउट जो ये है, तो ऑब्वियसली फीमेल तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और 25 प्लस कोई मेल कैंडिडेट अप्लाई करेगा नहीं, बराबर। कोटा रिजर्वेशंस, जैसे नहीं आपको पता है सीट्स रिजर्व हो जाती है, आपके एमएसयू कॉलेज में भी होता है ऐसा, ओबीसी कैटेगरी होता है ना ऐसा, जनरल कैटेगरी वाले को तो एकदम लास्ट में प्रेफरेंस मिलता है। एज ये वो पिक्चर आया था ना एक सैफ अली खान वाला, दीपिका पादुकोण वाला, एजुकेशन के ऊपर, याद है ऐसा, आरक्षण। आरक्षण, यस यस यस, आरक्षण था ना, उसमें भी वही टॉपिक था रिजर्वेशन के ऊपर। तो ये वही है, मतलब पहले से आपने कुछ सीट्स जो ना रिजर्व कर ली है, ऐसा आपको पता है। ये कौन सा है, बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल साइंस, कुछ लोगों को शायद पता होगा, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कर रहे हैं, मुझे आइडिया है। तो ખબર હશે કદાચ ધોનીના અમુક ફ્રેન્ડ્સ રિલેટિવ્સ છે બીએસડબલ્યુ માં, એમાં એવું હોય છે ખબર છે, એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપે ને એના પછી પહેલા છે ને એ લોકોની એસસીબીસી ઓબીસી માટે સીટ્સ રિઝર્વ હોય, બરાબર। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है कि अगर मान लो ખાલી 40% જ જનરल માટે છે, બીજું બધું જ રિઝર્વ છે। बोलो, मतलब ऑलमोस्ट अगर मान लो 100 सीट्स है तो उसमें से 60 तो रिजर्व्ड है पहले से, मतलब बाकी 40 सीट्स के लिए ऑलमोस्ट 4000 प्लस बच्चे जो है वो लड़ाई करते हैं। 800 થી 900 એપ્લાય કરીએ છે, એમાંથી ખાલી 40% જ છે આપણે। बराबर, देखो, और ये तो एग्जाम कैसी होती है पता है, ये धोनी तो जो नंबर्स बोल रही है ना वो तो शायद बहुत कम है, क्योंकि ये एग्जाम जो होती है ना वो ओपन लेवल पे होती है, मतलब इवन आउट ऑफ गुजरात पीपल कैन अप्लाई, बराबर। तो ये नंबर्स तो ऑब्वियसली धीरे धीरे और बढ़ेंगे, लेकिन वो रिजर्वेशन की कैटेगरी तो उतनी ही आपकी, प्लस सीट्स आपकी 40% ही है, तो कंपटीशन भी बढ़ता है, क्योंकि आप गुजरात वाले बच्चों को बाहर वाले बच्चों के साथ कॉम्पीट करना, तो ऑब्वियसली इट इज मोर डिफिकल्ट, कि कितनी बार अपने कैसे पता है एग्जाम्स में तो पास हो जाएंगे, પણ જ્યારે इंटरव्यू આવશે ત્યારે સર એ પ્રોબ્લેમ છે, ઇન્ટરવ્યુ નીકળી ગયું છે, પણ શું થાય છે, ઇન્ટરવ્યુ નીકળી ગયું છે હવે એમાંથી।
ખાલી એકલું પેપર વાળું જ છે અને ગ્રુપ ડિસ્કશન. ઇન્ટરવ્યુ નીકળી ગયું. તો ઇન્ટરવ્યુમાં આપણા ચાન્સીસ થોડા કદાચથી વધારે હોય. એટલે તારી વાત કરે છે તું કે જનરલ લેવલ પર વાત કરે? નહીં, જનરલ લેવલ પર અત્યારે મેં ટ્રાય કર્યું છે ને MHRM અને MSW માટે, તો એમાં ઇન્ટરવ્યુ નીકળી ગયું છે. ઓકે. અને બીજા બધા મતલબ પેપર એટલે ઓનલાઈન આપવાની એક્ઝામ અને બીજું ગ્રુપ ડિસ્કશન. હવે મારું પ્રેફરન્સ કેવું છે કે અગર ઇન્ટરવ્યુ હોય ને પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ, તો આઈ કેન ઇઝીલી ક્રેક ધેટ. મને વધારે કન્વીનિયન્ટ પડે. मतलब કમ્પેરેટિવલી it is because you have a separate nature. That is the main thing ना. But we are talking in a major form. We are talking in general level. जो आपने भी obviously आपके friend circle में देखा होगा, अपने क्लास में देखा होगा. यहाँ पे people talk less. અહીંયા લોકો છે ને લગન પછી બોલવાનું ચાલુ કરે. बराबर. ये मैं मतलब जो ममास बॉय है उनकी बात कर रहा हूँ ज्यादातर. बराबर है. और लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ जो यस बहुत ज्यादा मतलब जो है ना बोलते हैं ना कि भाई डिपेंडेंट है, राइट? कि आज तक मतलब आपको पता नहीं हमने आવું થયું, બોલો ખબર છે શું થયું? अभी कल की बात है, ये एकदम याद आ गया. देखो एक पेरेंट को है ना फीस भरनी थी, एक पेरेंट को फीस भरनी थी, बराबर? तो वो उनके घर पे फादर जो है उनसे बात चल रही थी मेरी. सीबीएसई के स्टूडेंट है, सीबीएसई नवरत्ना स्कूल, बराबर? आप सोच सकते हो मतलब उनका अपब्रिंगिंग कैसा होता होगा. नवरत्ना स्कूल ऑब्वियसली उनके फादर जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं. तो फादर से बात हुआ, बोले सर मैं अभी क्वारंटाइन हूँ तो मैं आपकी फीस जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा. मैंने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन सर पॉसिबल? तो बोले नहीं ऑनलाइन नहीं वापरतो के. ठीक है, थॉट्स ऑनलाइन नहीं वापरते के साहब कैश में डील करिए બધું. ठीक है भाई, अभी हम समझ गए उनके पर्सपेक्टिव क्या होंगे, बराबर? तो मैं समझ गया कि चलो ठीक है सर. तो मैंने बोला सर एक काम करो, सर दूसरा कोई आपके घर पे, सर दूसरा क्यों सर, आपके बेटे को ही भेजो ना सर, मतलब वो पैसा मतलब अगर फीस लेके आ सके तो सर. तो बोले सर मारो छोकरो आज सुधी सर दुकान में सर सामान लेवा नहीं गयो. 11th स्टैंडर्ड एडमिशन की बात कर रहा हूँ कि आज सुधी सर मैं मारा छोकरा ने घरनी बाजूમાં દુકાને નથી મોકલ્યો સર. અમારા માણસો છે સર ઘરમાં જે બધા સામાનો લઈને આવે છે. समझ में आ रहा है? सी दिस इज द ट्रेनिंग लेवल. तो ज्यादातर है ना ऐसा ही हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. दैट इज द मेन रीजन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गुजरात पीपल टू फाइट विथ अदर स्टेट पीपल. એટલે આ તમે ભૂલથી બોમ્બે કે દિલ્હી જતા રહો ને, તમે છે ને કદાચ ઇન્ટરવ્યુ ને પહેલા વેઇટિંગ રૂમ માં બેઠા હો ને, તમે તઈથી જ પાછા જતા રહો, તમારી અડધી હિંમત જ તૂટી જાય. ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी इंटरव्यूज दिए. હું તો બોમ્બે સુધી નહીં, હું તો અમદાવાદથી જ પાછો આવી ગયો હતો. એટલે અમદાવાદના હું સૌથી પહેલા કોટક બેંક છે ને ત્યાં હેડ ઓફિસ છે કોટક બેંકની, એના ઇન્ટરવ્યુમાં ગયો આપવા માટે. सीए होने के तुरंत 10 दिन के बाद एक इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी आई. कोटक बैंक अहमदाबाद, सैटेलाइट रोड. अब आपको पता है सैटेलाइट रोड अहमदाबाद पॉश एरिया. तो आपको पता नहीं होगा वेटिंग रूम में है कई वहां पे उनका 5 लोगों का वैकेंसी था सीए के लिए, बराबर? और कुछ 30 बच्चे आए थे, 30 बच्चे आए थे. उसमें से 10 बच्चे जो थे बड़ौदा के थे, 20 अहमदाबाद वाले, बराबर? वेटिंग रूम में ना मैंने खाली है ना बाकी बच्चों के ना ड्रेसिंग सेंस को देखकर ही मेरा है ना कॉन्फिडेंस टूट गया. खाली ड्रेसिंग सेंस જોઈને આપણે શર્ટ અને પેન્ટ પહેરીને ગયા હતા, ત્યાં બાકી 20 છોકરાઓ અમદાવાદના બ્લેઝરમાં આવ્યા હતા, અને બ્લેઝરના એવા કલર જે મારા બાપે ના જોયા કોઈ દિવસ. હવે તમે વિચાર કરો હું કોન્ફિડન્સની હું હાલત થાય. અને આ ખાલી છોકરાઓ નહીં, એટલે આ છોકરીઓ બી બ્લેઝરમાં આવે ને એવા એવા તમે કપડા પહેર્યા હોય ને ફોર્મલ્સ, આવી તો છોકરીઓ જ ના જોઈ હોય તમે કોઈ દિવસ ફોર્મલ્સમાં, बराबर? सिद्धांत हंस रहा है, आई गॉट दैट. समझ में आ रहा है? तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है. तो अपने ना वो ऐसा अपब्रिंगिंग ही नहीं है, ऐसा वेरी डिफिकल्ट. पीपल आर नॉट रेडी कि भाई ब्लेजर पे आ गर्मी लागे, कम्फर्टेबल ना होय, पण એવું ના હોય. समझ में आ रहा है? એવું ના ચાલે ભાઈ. તમે કોર્પોરેટ આઉટ ઓફ કમ્ફર્ટ જવું પડે.
आउट ऑफ कंफर्ट जाना पड़ेगा। आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम करने के लिए जा रहे हो और आप बोलोगे ये नहीं चलेगा, स्टार्टिंग ही आपका जो है वो वर्थ नहीं है ना। तो ये सब सीखना पड़ता है कभी कभी आपको, मतलब नहीं, आपका रेटिंग वहीं से चालू हो जाता है, आपका ड्रेसिंग से चालू हो जाता है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले आपका ओवरऑल प्रेजेंस, आपका आउटर पोर्शन, आपका आउटर पर्सनालिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी है ना आपके थिंकिंग पे अफेक्ट करता है। कभी कभी है ना एक ब्लेजर भी है ना आपकी सोच है ना बड़े लेवल की बना देता है, पता है आपको ऐसा? तो ब्लेजर પહેરીને તમે આમ વિચારો ને તો આમ એવું થાય કે કોર્પોરેટ લેવલ નું વિચારીએ છીએ, અને તમે બનિયાનમાં વિચારો ને તો પછી બનિયાન જેવા વિચારો આવે, એવું કહેવાય છે। एंड इट्स अ फैक्ट, कभी ट्राई करना, नंगे होके सोचना और ऐसा फॉर्मल पहन के सोचना, सोच भी वैसी आती है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, साची हूँ है, बराबर? ठीक है, डन। तो आई गेस काफी आज के लिए, बराबर? सब अपना अपना ध्यान रखना, वैक्सीन के स्लॉट जल्दी जल्दी लेना, और अपने भर जाए तो बाजू वाले को दे देना, बराबर છે? લેજો બરાબર। અને જોજો પેલો ઇન્જેક્શન દબાવે છે કે નહીં, માર્કેટમાં બહુ વાયરલ છે, બરાબર? આ મૂકીને પાછા કાઢી લે છે, એવું ના થાય, ખાલી કાણું પાડીને ના પાછા ના આવી જતા, કાણું પાડીને જોજો પેલું અંદર વેક્સિન ઘુસાડે છે કે નહીં, અંદર જાય છે કે નહીં, જોજો ભાઈ। મોડું આમ નહીં કરવાનું, મોડું આમ કરશો તો સ્કેમ થશે, આમ જોજો, હા અંદર જાય છે એવું જોજો, બરાબર? સર એક વિડિયો તો એવો આવ્યો તો ને તો પેલું ઇન્જેક્શન અંદર જ રહેવા દીધો ડોક્ટરે, ના મીમ પેજ પર આવ્યો તો, ઇન્જેક્શન માર્યો ને આમ ઇન્જેક્શન તોડી નાખ્યો, પેલી સુઈ અંદર જ રહી ગઈ હાથમાં, અને પેલી તો આમ કરીને બેઠી હતી, એને ખબર જ નહીં। એ તો પેલું પિયર્સિંગ કરાયું, નીડલ નું પિયર્સિંગ કરાયું। ચલો બાય એવરીવન, ટેક કેર, આવજો, બાય બાય, બાય સર। બાય સર. Bye, sir. Bye, sir.